हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है स्टोरी ले आने में, तो कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है स्टोरी बोलने की। मैं काफ़ी टाइम से स्टोरी बोलने की कोशिश भी कर रही थी। लगभग 11 बजे से, और अब तक मेरी स्टोरी में परफेक्शन ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैं स्टोरी बोलने जा रही हूँ और अब लगभग 3:30 बज चुके हैं। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं, इसके बाद से आप तक पहुँचा देंगे। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अर्जुन जो इस वक्त अंश का हाथ पकड़कर नायरा के कमरे की तरफ लेकर आ रहे थे। वैसे तो वो अनु का कमरा था जहाँ पर इस वक्त नायरा बैठी थी, और वो बस शांत पड़ी हुई थी। बार बार अनु से पूछे भी जा रही थी, हुआ क्या है तुम्हें? इतना परेशान क्यों? किसी ने कुछ कहा है क्या? मगर नायरा के मुंह से एक शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे, जैसे वो बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर घुट रही हो। वो नहीं चाहती थी कि अर्जुन उसे बचाए। आज वो अपने आप को खत्म कर लेना चाहती थी, क्योंकि उसने बचपन से बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। उसने कई बार इस तरह के अटेम्प्ट तो किए थे, मगर वो कभी भी सफल नहीं हो पाई थी। कई बार तो उसकी हिम्मत ही डोल जाती थी, और कई बार वो मरते मरते बच जाया करती थी। वहीं तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और अंदर अंश और अर्जुन दोनों आए थे। अंश जैसे ही नायरा को इस हालत में देखे तो उनके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ जाती है, जिसे देखते ही अर्जुन तुरंत ही अंश को रोकते हुए उनके ठीक सामने आकर कहते हैं, अंश, बिहेव योरसेल्फ, सीरियस मैटर है। उम्मीद करता हूँ तो उसे सीरियसली हैंडल करेगा। इस वक्त तेरी किसी भी बदतमीजी को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है उस लड़की में। ये सुनते ही अंशु अर्जुन के कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, अर्जुन जी, आप पता है ना किसके बारे में बात कर रहे हैं? नायरा के बारे में। और नायरा के बारे में अंश से बेहतर और कोई नहीं समझता। समझ रहे हैं ना? और फिर वो आगे बढ़ते हुए नायरा की तरफ आकर देखते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, क्या हुआ? ठीक तो है ना? इतनी इज्जत देते हुए जैसे अनु अंश को देखी थी, वो धीरे से खड़ी होते हुए कहती है, भाई बहुत परेशान है ये लड़की। पता नहीं किसने क्या कह दिया इसे। कहीं कहीं सम्राट भैया ने तो नहीं कहा ना कुछ भी अर्जुन जी? तभी अर्जुन जो तुरंत ही अनु को शांत रहने का इशारा कर दिया था और उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, अंश संभाल लेगा मैटर, तुम चलो यहाँ से। वो दोनों जैसे ही कमरे से बाहर निकले थे, अंश जो चेयर लेकर आते हैं और ठीक नायरा के सामने रख करके उसके बैक और नायरा के चेहरे के करीब करते हैं। यानी कि बैक रेस्ट अब नायरा की तरफ था, और अंश अपने हाथ को उसी पर टिका करके नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपने बताया नहीं। आप ठीक तो है ना मैडम जी? नायरा को अंश की लैंग्वेज में प्रॉपर टोन समझ में आ रहा था कि वो किस तरह से उसे ताना मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से वो इस वक्त अंश का कोई भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। उसकी नज़र इस वक्त नीचे ही झुकी हुई थी, और वहीं वो बस शांति से अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से रब किए जा रहे थे। अंश उसकी इस हरकत को देखकर चेयर से उठते हैं और चेयर को साइड में रखते हुए ठीक नायरा के बगल में आकर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे अभी वो थोड़ा नायरा के करीब आए थे उसका हाथ टच करने के लिए, नायरा तुरंत ही थोड़ा दूर खिसकते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं? उसके ये शब्द सुनकर अंश अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आह थैंक गॉड, तुमने कुछ कहा तो सही। तुम्हें पता है, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। ये सुनते ही नायरा जी कहती है, क्या नाटक कर रहे हैं आप चाहते क्या है मुझसे? थोड़ा देर शांति से नहीं रह सकती मैं? अंश ने बस अपने सर को हाँ मिला दिया था, और उसकी बात सुनते हुए वो भी थोड़ा गुस्से में कहते हैं, तुम मुझे शांति से कभी रहने देती हो जो मैं तुम्हें शांति से रहने दूंगा? एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकती हो कि ऐसा कुछ होने वाला तुम्हारी जिंदगी में? शांति सुख सब कुछ खत्म कर दो। अंश के साथ तुम्हारी जिंदगी बीतने वाली है, अंश मल्होत्रा के साथ। और ये क्या नया नाटक है? और वैसे ये ड्रामा अगर करना ही था तो मुझे आकर बताती, मैं तुम्हारी हेल्प करता। अगर तुम्हें मरना था तो आई एम योर पार्टनर, आई एम योर हस्बैंड। मैं किस काम का हमसफर जब तुम्हारी इतनी छोटी सी मदद ना कर सकूं तो? नायरा जो खड़े होते हुए कहती है, तो आपको लगता है कि मैं ये सब मजाक में कर रही थी? तो फिर चाहिए अपने दोस्त से कहिए कि क्यों बचा लिया मुझे उन्होंने। मरने देते ना मुझे, आपके भी तो कान को सुकून मिलता ये सुनकर कि नायरा खत्म हो गई है। और शायद आप मुझे इसी हालत में देखने के लिए यहाँ पर आए थे ना। आपको लगा था कि मैं बहुत ही बुरी हालत में होंगी, लेटी होंगी, पड़ी होंगी, मुझे इस तरह देखकर अच्छा नहीं लग रहा होगा ना आपको? ये सुनकर अंश खड़े होते हुए कहते हैं, ऐसा ही कुछ है। और तुम्हें पता है, तुम इतनी कमज़ोर, इतनी नाजुक हो कि तुम अंश मल्होत्रा के सामने टिक ही नहीं पाई। हर दुश्मन अपने दुश्मन को कमज़ोर बनता हुआ ही तो देखना चाहता है, और तुम खुद इसमें मेरी हेल्प कर रही हो। मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं तुम्हारे साथ।
इतनी जल्दी तुमने घुटने टेक दिए मेरे सामने? ओह, वैसे मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर थोड़ा तो गट्स होगा, मगर नहीं, तुम भी बाकी लोगों की तरह ही हो, जो अंश मल्होत्रा के साथ दुश्मनी ले तो लेते लेकिन उसको झेल नहीं पाते। मैं ये सुनकर नायरा जो कहती है, कमज़ोर नहीं हूँ मैं, बस कभी कभी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं, आप नहीं समझेंगे। अंश जो नायरा का हाथ पकड़े हुए कहते हैं, तकलीफ दिखाने वाली चीज़ नहीं होती है नायरा, और इसे आंसुओं से तो कभी मत जाहिर करना, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने आंसुओं से अपनी तकलीफ को बयां की, पूरी दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझेगी और तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। इस तकलीफ को अपने सीने में दबा कर रखो, सारे दर्द का हिसाब एक एक करके लेना, लेकिन सबसे पहले उस दर्द को अपने दिल में छुपा कर उसे आग में बदलो, और उसके बाद जो भी तुम्हारे उस तकलीफ की वजह बनता है उसी आग में जला दो उसे। और हाँ, जिस दिन औरत अपने रिवेंज लेने पर आती है ना, आई नो वो कितनी डेंजरस बन जाती है। मैं ये चीज़ अपनी माँ के अंदर लाना चाहता था, ये जज्बा, ये जुनून और ये ताकत, पर मैं कभी अपनी मॉम को वो हिम्मत दे ही नहीं पाया। पता नहीं क्यों मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए लड़ो, तुम अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। नायरा जो पूरी तरह से अंश की बातों में गुम सी हो गई थी, और तभी अचानक ही वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, आपको पता है ना, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दुश्मन है, और वो आप है मिस्टर मल्होत्रा, और आप खुद को ही चलाने की बात कर रहे हैं, मुझे सलाह दे रहे हैं। आप ठीक तो है ना? ये सुनकर अंश एकदम से कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इतनी आसानी से मरो। वहीं नायरा जो कहती है, आप वाकई में ऐसा चाहते हैं, या फिर आप मुझे फेवर कर रहे हैं, आप मेरी तकलीफ को समझ रहे हैं, कहीं पसंद तो नहीं करने लगे ना आप मुझे? जैसे ही नायरा ने यह बोला था, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, जो कि ऑब्वियसली टॉन्ट भरी स्माइल थी, और ये बोलकर वो जैसे पीछे की तरफ मुड़ी थी, अंश उसको पीछे से ग्रैब किए हुए उसे कमर पर जोर से अपने ठंडे ठंडे हाथ को छुआते हुए कहते हैं, ऐसा तो तुम सपने में भी मत सोचना कि अंश मल्होत्रा तुम्हारी जैसी लड़की को पसंद करेगा कभी। और फिर वो उसके पेट को जोर से अपनी तरफ खींचे थे, जिससे उसका पेट पूरी तरह से जाकर के अंश के सीने से टकरा जाता है, और उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहता, क्योंकि मौत आसान रास्ता होती है, और अंश मल्होत्रा के दुश्मन आसानी से मर जाए तो फिर मज़ा ही कहाँ। मैं अपने दुश्मनों को तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ, टूटता हुआ देखना चाहता हूँ उनकी अकड़, जो कि अब धीरे धीरे तुम्हारी टूटने लगी है। पर मुझे मज़ा आता है तुमसे लड़कर, और मैं चाहता हूँ तुम अपने पूरे हिम्मत से लड़ो, और उसके बावजूद भी जब तुम हारोगे ना, क्या नज़ारा होगा वो। नायरा तुरंत ही अंश से दूर होती, और अंश ने भी उसे काफ़ी झटके से अपने आप से अलग कर दिया था, और ये बोलते बोलते वो जैसे अभी बाहर की तरफ जाने वाले हुए थे, वो पीछे मुड़कर कहते हैं, अगली बार अगर मरने का मन होगा ना तो कम, बस एक बार मुझे इन्फॉर्म करना, तुम्हारी मौत की वजह तो वैसे भी मैं ही बनने वाला हूँ। और ये बोलकर वो दरवाजे को जोर से खोलते हैं और अचानक ही जोर से बंद करके बाहर निकल जाते हैं। वहीं नायरा जो पूरी तरह से सुन पड़ चुके थे, और वो अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रब करते हुए कहती है, कैसे अजीब इंसान है, इतनी सारी बातें करके चले गए कि समझ ही नहीं आ रहा है चाहते क्या है मुझसे। वहीं जैसे ही वो बाहर की तरफ निकले थे, अर्जुन जो आकर के अंश के सामने खड़े होते हुए पूछते हैं, क्या कहा उससे, ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? देख, बहन मानता हूँ मैं उसे, और अगर उसके साथ कोई बदतमीजी करेगा ना अंश, याद रखना भूल जाऊंगा कि तो मेरा कुछ लगता है। वहीं अंश कहते हैं, ओ मुंह बोले भाई, कोई रिश्ता वश्ता है नहीं तेरा उससे, और वैसे भी बस कल कुंडली का पता लगने थे, उसके बाद से तो फिर वो मेरी है, और इस खानदान का एक उसूल है, पति अपनी पत्नी के साथ कुछ भी करे, कोई बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकता, फिर वो उस पत्नी का भाई ही क्यों ना। जाओ यहाँ से। वहीं अंजू अपने कमरे में आते हैं और अपने हाथ की तरफ देखते हैं, और जैसे ही उन्होंने अपने हाथ पर बैंडेज लगाना शुरू किया था, बैंडेज लगाते लगाते वो दोबारा से उसी सोच में गुम हो गए थे। बैंडेज को काटते हुए उसे प्रॉपरली अपने हाथों पर बांधते हुए कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, या तो मेरा दिमाग का सिस्टम थोड़ा सा हिल गया है।
उसके साथ रह रहकर कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? पता नहीं कैसे 1 महीना झेलूंगा उसको। अंश के दिमाग में आ रहे बार बार नायरा के ख्यालों को अंश झटकते हैं और जल्दी से अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेकर एक गहरी सांस भरते हुए कहते हैं, उस लड़की के बारे में नहीं सोचना है मुझे। वो जैसे भी फ़ोन खोल कर देखते हैं, उनके इस वक्त फ़ोन पर किसी के मैसेज का नोटिफिकेशन था और वो नोटिफिकेशन देखकर अंश किसी को कॉल लगा दिए थे। एक ही रिंग में दूसरी तरफ से कॉल पिक हो जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही पंडित थे जो कि नायरा के सारे डिटेल्स को लेकर गए थे ताकि वो अंश की और नायरा की कुंडली को मिला सकें। फ़ोन रिसीव होते ही उस तरफ से पंडित की आवाज़ आती है। ये कैसे हैं सर? जैसे उस तरफ से आवाज़ आई थी इस तरफ से अंश बोलते हैं, आप मुझे सर साहब मत बुलाया करिए। पंडित हैं आप और साथ ही मुझसे उम्र में भी बड़े। आपका आशीर्वाद रहेगा तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। जैसे जो कहा था वो हुआ? पंडित ने अपने सर को हाँ मिलाकर अंश का जवाब दिया। जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही मैंने सोच कर रख लिया है। आप कहें तो आज ही रात उन लोगों को मैसेज कर दूं या फिर कल आकर के सबके सामने बात हो जाएगी। अंश इस बात पर कहते हैं, नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मैसेज कल सुबह करिएगा, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। हल्दी का प्रोग्राम हम शायद परसों रखें। वैसे आपने कुंडली वाकई में मिलाई है या फिर बस ढोंग ही कर रहे हैं इसका? पंडित इस बात पर कहते हैं, नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, हमने तो कुंडली मिलाई है। ये सुन करके अब अंश भी थोड़ा क्यूरियस हो रहे थे जानने के लिए और वो बस यूं ही पूछते हैं, वैसे क्या लगता है दोनों की कुंडली मैच कराने के बाद क्या आप कुछ रिजल्ट? ये सुन करके पंडित जो कहते हैं, आप जानना चाहते हैं? वैसे अंश बेटा हम बताना तो वैसे चाह रहे थे लेकिन हमने सोचा कहीं आप नाराज़ न हो जाए। आपने जैसा कहा था हमको, हमने बिल्कुल वैसा ही सब कुछ सोच समझ कर रखा था कि ऐसा ही बोल देंगे, लेकिन कुंडली में लाने के बाद हमको लगता है कि भगवान जी भी ऐसा ही कहना चाहते हैं। आपकी शादी उस लड़की के साथ होने के बाद कोई बाधाएं नहीं आएंगी। ग्रह गोचर थोड़ा सा तो डिसबैलेंस हो रहे हैं लेकिन दोनों मिलकर के एक दूसरे को संभाल लेंगे। ये सुनकर अंश थोड़ा सा हैरान हो गए थे और उनका जवाब देते हुए कहते हैं, आप श्योर हैं? ये शादी हो सकती है सफल? ये सुनकर पंडित जो अपने सर को हाँ में दोबारा से हिलाते हुए कहते हैं, हाँ क्यों नहीं हो सकती है। हाँ मगर अब आप नहीं चाहेंगे तो। अंश तो अब न जाने क्यों किसी और ही सोच में गुम हो गए थे और वो अपने आप को नायरा के साथ जैसे कमिटेड पाते हैं उसके साथ वो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन, ये सोच कर अंश एकदम से अपनी आंखों को मलते हुए कहते हैं, नो वे। और पंडित से कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप श्योर हैं कि कोई प्रॉब्लम? पंडित जो हंसते हुए कहते हैं, अरे आप समझ नहीं रहे अंश बेटा, ग्रह के हिसाब से, अरे आप समझ नहीं रहे बेटा, ग्रहों के हिसाब से ये मिलन बहुत ही शुभ है। दोनों का मेल बहुत ही अच्छा है। बस अगर आप इस शादी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेगी, लेकिन हाँ एक समस्या ज़रूर है। आपके परिवार को इस शादी में बहुत सारी बाधाएं झेलनी पड़ेंगी। जैसे ही आपकी मिलन उस लड़की के साथ होती है, एक से एक दिक्कत आपके परिवार पर पड़ता जाएगा और आपका परिवार उस लड़की को आपसे अलग करने की पूरी कोशिश करेगा। अंश जिस बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बात तो ऑब्वियस है, सबसे पहली बाधाएं तो मैं खुद ही क्रिएट करने वाला हूँ। और फिर वो अपनी मॉम और अपने डैड के तलाक के बारे में सोचने लगे थे। उनका प्लान तो कुछ ऐसा ही था, वो बस किसी भी हालत में शादी करके पुणे पहुंचते, अपने मॉम डैड का डिवोर्स करा करके वो बस अपनी मॉम को अपने साथ रखना चाहते थे। खैर मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, कल सुबह तक मल्होत्रा साहब को टेक्स्ट मिल जाना चाहिए ताकि वो शादी की तैयारी धूमधाम से करना शुरू कर दे। और ये बोलकर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया था। कुछ देर तो अंश अभी काम कर रहे थे। लगभग इसी तरह से रात के 9 बज चुके थे। उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है जिसे उन्होंने बस अंदर आने के लिए कह दिया था क्योंकि वो इस वक्त खुद को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। उन्हें लगा था कि यहाँ पर कोई स्टाफ आई होगी, लेकिन जैसे ही वो किसी प्यारी सी आवाज़ को सुने थे वो एकदम से पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम यहाँ? क्या बात है? अनुज अपने भाई के ठीक बगल में आकर बैठते हुए कहती है, आप क्या दिन भर लैपटॉप में बैठे रहते हैं?
आपको इसी के साथ शादी कर लेनी चाहिए मुझे लगता है। ये सुनकर अनुज कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला ज़्यादा बेहतर है। नायरा से तो ज़्यादा ही सेक्सी है ये लैपटॉप। अनुज अंश की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपको नहीं लगता कि आप भाभी के साथ बहुत ज़्यादती करते हैं? वो बहुत प्यारे हैं और फिर भी आप उनसे प्यार नहीं करते। नहीं करते ना प्यार? अंश ने भी अपने चेहरे को ना हिला दिया था और इसका वो कोई जवाब नहीं देते और अनु के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम यही सब पूछने आए हो मुझसे? और वैसे भी ज़रूरी थोड़ा ना हर शादी में प्यार हो। कुछ शादी को बिना प्यार से भी टिका करके रखना ही पड़ता है। ये सुनकर अनुज कहती है, फिर वो शादी बुआ फूफा की तरह नहीं हो जाएगी जिससे आप हमेशा दूर भागा करते थे? अर्श अनु की तरफ देखते हुए कहते हैं, बड़ी हो गई हो तुम। और वो अपने लैपटॉप को बंद करके अनु की तरफ ही मुड़ते हुए कहते हैं, वक्त मिल गया अपने भाई के लिए। अनु अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, भाई आपके लिए तो हमेशा वक्त ही वक्त है मेरे पास। बस आपके पास ही टाइम नहीं होता, हमेशा बस घुसे रहते अपने काम के अंदर। चलिए ना नीचे चलते हैं, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं। मैंने सुना है कि कल नहीं तो परसों हम लोग की हल्दी का भी फैसला होने वाला है। मैं तो सोच रही हूँ कल ही हल्दी हो जाए, फिर परसों मेहंदी और इसके बाद किताब यहाँ जो कहते हैं आराम से, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है तुम्हें अपने आप से दूर करने की मुझे। और वैसे भी सोच समझ करके शादी करना, तुम्हें वो अर्जुन ठीक तो लगता है ना? ये सुनकर अनुज कहती है, भाई आप बहुत बदमाश हैं, इस तरह से क्यों बोलते हैं, हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हैं। अर्जुन जी बहुत अच्छे हैं। अंश उसके कंधे पर हाथ दबाते हुए कहते, मैं जानता हूँ सिर्फ अर्जुन ही है वो शख्स जो मेरी बहन का ख्याल मुझसे ज़्यादा रख सकता है। इस बात पर अनु थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है, आपसे ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। मेरे माँ पापा भी मुझे आप जितना प्यार नहीं करते। हम बहुत अच्छे अंश भाई। ये बोलकर वो जैसे ही अभी अंश के सीने से लगी थी, अनु जो थोड़ा दूर होते हुए कहती है, पर ये प्यार थोड़ा भाभी के लिए भी रखिए आप। और खड़े होते हुए कहती है, चलिए अब आप नीचे, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, भाभी भी आपके बिना कुछ नहीं खाएंगी। ये सुनकर अनुज थोड़ा हैरान होते हुए पूछते हैं, ये तुम्हारी भाभी इतनी पतिव्रता कब से हो गई? और ये भाभी भाभी तब तक नहीं बोलो जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती है। कब क्या हो जाए किसको पता है। अनुज कहती है, क्या आप बोल रहे हैं आप? भला भाभी को क्या होगा? उन्हें कुछ नहीं हो सकता। अनुज इस बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होगा, पर उसके दिमाग का ठिकाना भी तो नहीं है ना। देखो आज क्या करने जा रही थी, कल पता चले कोई नया तरीका इस्तेमाल करे अपने आप को ख़त्म करने का तो फिर। अनुज अपने कोने से उनको मारते हुए कहती है, आप चाहते क्या है? हाँ गंदे इंसान। जैसे वो लोग अभी बातें करते करते हंसते खेलते बाहर निकले थे, तभी वो देखते हैं कि शालिनी जी जो कि नायरा को अंश के ठीक बगल वाला कमरा दिखा रही थी। अंश उस तरफ तुरंत ही अनु के साथ जाते हुए पूछते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? इस वक्त अंदर कुछ स्टाफ जो कि काम कर रहे थे। शालिनी जी जो कहती हैं, वो अंदर हम कुछ सामान रखवा रहे हैं और अपनी बच्ची को एक कमरा तो मिलना चाहिए ना, हमने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे कमरे के ठीक बगल वाला कमरा। लेकिन अंश नाराज़ होते हुए कहते हैं, ये कमरा मैं से नहीं दे सकता, ये मेरा वर्क प्लेस है, यहाँ पर मेरी सारी बुक्स रखी हुई हैं। शालिनी जी अंश को इस तरह नाराज़ होता हुआ देखकर कहती हैं, बेटा आपके बुक्स ही तो रखे हैं, कौन सा आपका जान प्राण रखा है यहाँ पर? आप तो हमेशा अपने कमरे में रहते हैं और वो कमरा क्या छोटा है? लेकिन अंश इस बात पर तुरंत ही अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहते हैं, मैं अपनी बुक्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर इस लड़की को नहीं रहने दे सकता। नायरा भी कहती है, मुझे इनके ठीक कमरे के बगल में अपना कमरा नहीं चाहिए आंटी। ऐसे इंसान के कमरे के बगल में रहूंगी तो कितनी नेगेटिव वाइब आएगी। अंश उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, बहुत इंग्लिश छाट रही हो तुम। और फिर वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं अब तो ये यहीं पर रहेगी, मेरे कमरे के ठीक बगल में। अच्छी जगह चूज़ की है मॉम आपने। थोड़ी देर में वो लोग डिनर करने के लिए नीचे पहुंचते और सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। जैसे ही अभी नायरा अपने हाथ में रोटी का एक कौर ली थी, तभी सावित्री जी जो कहती हैं, पहले इस घर में सारे बड़े खाते हैं, उसके बाद बहू अपने हाथ में निवाला लेकर के उसे अपने मुंह में लगाती है। यहाँ की कुछ परंपरा है, तुम्हें भी उसे सीखना होगा। सीमा, जैसे ये नाम लिया गया था
नायरा एकदम से चौंक कर कहती है, हाँ? जी जी, सॉरी सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था। अभी वो जैसे ही खड़ी होने वाली होती है, लेकिन तभी अंश उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा से बैठाते हुए कहते हैं, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और अगर ये नहीं खाएगी तो फिर मुझे खाने में मज़ा कैसे आएगा? हस्बैंड वाइफ को एक साथ ही खाना चाहिए। जैसे नायरा ने यह सुना था, वह हैरान होकर अंश को देखने लगी थी। उसे यह शख्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आते थे। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन। इस बात पर जयचंद्र जी कहते हैं, शादी होने के बाद बीवी का ख्याल रखिएगा, पहले इसे अपनी बहू होने की परंपरा निभाने दीजिए अंश बेटा। लेकिन तभी अंश अपने खाने पर फोकस करते हुए कहते हैं, जो चीज़ इसे ज़्यादा दिन बनकर रहना ही नहीं है, उसकी प्रैक्टिस अभी से क्यों करानी है? वैसे भी शादी के 2 से 3 दिन बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे पुणे के लिए। आपको क्या लगता है पूरी ज़िंदगी आपकी शक्ल देखकर गुजारनी है मुझे? इसका तो कोई इरादा नहीं है दादाजी। और वहीं वो अपने बगल में नायरा को खड़ा देखकर कहते हैं, तुमसे कहा ना मैंने, बैठो। सावित्री जी अभी कुछ बोलती है, लेकिन तभी जयचंद्र ने उन्हें बस इशारों में चुप रहने के लिए कह दिया था। सब लोग अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगे थे। नायरा भी अपने कमरे की तरफ जाती, लेकिन तभी अनु उसको रोकते हुए उसके कान के पास आते हुए कुछ फुसफुसा रही थी। और वहीं अंश ये सब कुछ देख करके थोड़ा देर तो अनु और नायरा को घूरते और फिर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। नायरा जैसे ही अनु से अलग हुई थी, वो थोड़ा हैरानी से बोलती है, पर मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तो कभी नहीं गई। लेकिन अनु जो नायरा को थोड़ा फोर्स करते हुए कहती है, कम ऑन, हम कल जा रहे हैं और तुम मेरे साथ चलोगी, दैट्स इट। तुम्हें अकेले नहीं रखूंगी मैं, वैसे भी तुम पर भरोसा नहीं है, न जाने तुम्हारे दिमाग में कब क्या ख्याल आ जाए। और हाँ, कभी भी खुद को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, समझी? ये सुनकर नायरा जो जोर से अनु को जाकर हक करती है, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी ये करते हुए। अनु तो उसको बस प्यार से उसके पीठ पर थपथपा रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और वो अनु से काफ़ी टाइम तक इसी तरह से लिपटी रहती है। और जैसे ही वो अलग हुई थी, अनु उसको संभालते हुए कहती है, क्या हो गया तुम्हें? नायरा जी कहती है, अब अच्छा लग रहा है सब, मैं कोशिश करती हूँ, हाँ, कल के लिए देखती हूँ। इस बात को सुनकर अनु खुश होकर के अपने कमरे में भाग गई थी और नायरा अपने कमरे में। वहीं अगले दिन सुबह सुबह सब लोग पूजा के स्थान पर खड़े थे। वैसे इसमें अंश को तो ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी, जिस वजह से वो तो बस अपने कमरे में एक्सरसाइज कर रहे थे। थोड़ी देर में वो तैयार होकर के ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल गए थे। वहीं अनु जो कि लगभग सुबह के 10 बजे अर्जुन के साथ गार्डन में किसी का वेट कर रही थी, और वो बार बार ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, कहाँ रह गई ये लड़की? अभी ये नायरा जो कि तैयार होकर बाहर की तरफ निकल ही रही थी, लेकिन तभी सावित्री जी ने उसे रोक लिया था और कुछ काम दे दिया था। जैसे अनु जो अर्जुन जी की तरफ देखते हुए कहती है, मैं जरा आती हूँ उसे देख कर। हाँ। नायरा इस वक्त किचन में थी और अनु उसको किचन में काम करता देखकर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम लोग कब से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। लेकिन नायरा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, बड़ी साहब, आई मीन दादी जी ने कुछ काम दिया है करने को, मैं बाद में। लेकिन तभी अनु जी कहती है, मैं दादी से बात कर लूँगी, चलो। लेकिन नायरा जी कहती है, आप दोनों एक साथ जा रहे हो ना, तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं कबाब में हड्डी बन जाऊंगी। पर अनु को थोड़ा गुस्सा आ गया था और वो गुस्साते हुए कहती है, ओ हड्डी में कबाब या फिर कबाब में हड्डी, मुझे नहीं पता, और ज़्यादा कहावत मत बनाया करो मेरे सामने, चल रही हो तुम। वो ज़बरदस्ती अपने साथ नायरा को बाहर लेकर जा रही थी। अब सावित्री जी भी चाह कर नायरा को रोक नहीं पाती, और जैसे ही नायरा को ज़बरदस्ती अनु खींच कर बाहर की तरफ लाती है, अर्जुन जो अनु से कहते हैं, क्या कर रही हो? उसका हाथ वैसे इतना नाजुक है। लेकिन अनु इस बात पर चिढ़ते हुए कहती है, नाजुक के दिमाग से है, पता नहीं क्या समझती हो खुद को, इतना अकेले अकेले क्यों रहती हो तुम? और इसे पता है क्या लग रहा है? इसे लग रहा है कि अगर हम दोनों के साथ ही मैडम जाएंगी तो कबाब में हड्डी बन जाएंगी। इस बात पर नायरा ने अपने सर को हाँ मिला दिया था और अर्जुन से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, हम दोनों के एक साथ जाना चाहिए, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी, और मुझे तो आदत नहीं है ऐसे बड़ी बड़ी जगहों पर जाने की। अनु उसका गाल खींचते हुए कहती है, चलना तो तुम्हें पड़ेगा। अर्जुन भी नायरा को समझाते हुए कहते हैं, डोंट वरी, एक्चुअली इंस्पेक्शन के लिए अंश भी उसी साइड में आ रहा है, और कबाब में हड्डी नहीं बनोगी तुम, क्योंकि अंश को भी मॉल में आना ही है। तुम्हें देखकर वो थोड़ा सरप्राइज ज़रूर हो जाएगा, लेकिन तभी नायरा जी कहती है,
वो भी आ रहे हैं? अरे वाह, सड़ू इंसान। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी मॉल जाने के लिए। वहीं सम्राट जो अपने कमरे से बाहर निकलकर दादी को ढूंढते हुए कहता है, कहाँ है आप दादी? वो जैसे नीचे की तरफ पहुंचा था, वो किचन में तुरंत ही घुसता है क्योंकि उसे पता था कि नायरा यहीं पर होगी। लेकिन आसपास तो नायरा कहीं नजर ही नहीं आती, जिससे वह सावित्री जी को काफ़ी तेज आवाज़ में कहता है, दादी। सावित्री जी जो भागकर अपने कमरे से ही बाहर निकल रही थी और सम्राट की बात सुनते हुए वो थोड़े तेज कदमों से बाहर आते हुए कहती हैं, हाँ क्या हुआ, इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? सम्राट जो पूछता है, मैंने आपसे कुछ कहा था, उस लड़की को रोक के रखिए, मुझे उससे कुछ ज़रूरी काम था। वहीं सावित्री जी जो कहती हैं, अर्जुन और अनु से अपने साथ कहीं लेकर गए हैं, अब अनु को तो मना मैं कर नहीं सकती हूँ, जानते हो ना तुम्हारी दादाजी की कितनी लाडली है वो। पता है तो शालिनी के परिवार की, लेकिन शालिनी से ज़्यादा तो अनु को प्यार करते हैं। खैर अब ये सब छोड़ो, तुम्हें जो काम होगा जब वो आएगी तब कर लेना, अब मेरा सर मत खाओ। सम्राट जो गुस्सा करते हुए कहता है, चल क्या रहा है इस अर्जुन के दिमाग में, हमेशा नायरा के साथ क्यों चिपका रहता है ये। वहीं दूसरी तरफ नायरा जो इस वक्त काफ़ी बड़े मॉल में एंटर हुई थी, जिसे देखकर ही उसे इतना ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि ऐसी भी जगह एग्जिस्ट करती है। वो कभी भी इतने बड़े आलीशान जगहों को टीवी तक में नहीं देखी थी। रास्ते भर उसका हाथ पकड़ी हुई थी और जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए स्केलेटर पर नायरा को लेकर आती है, वो एकदम से पीछे होते हुए कहती है, ये कैसी जगह है? ये सुनते ही अनु थोड़ा हंसते हुए कहती है, क्या हो गया, ये स्केलेटर है, चलो इस पर। लेकिन नायरा जो पीछे होते हुए कहती है, मैं नहीं जा सकती, ये बहुत ही अजीब जगह है, मैं ऐसी जगह पर कभी नहीं आई हूँ, ये सीढ़ियाँ अपने आप क्यों भाग रही हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। वहीं अर्जुन जो नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, कम ऑन, तुम कर सकती हो, अब तो वंश की होने वाली बीवी हो, इतनी नाजुक बनकर रहोगी तो काम नहीं चलेगा। बहुत मुश्किल से नायरा काफ़ी डरते डरते अपने कदम को उस सीढ़ी पर रखी थी और जैसे वो पहला स्टेप उस सीढ़ी पर रखती है, स्केलेटर अपने आप ही चलना शुरू हो गया था। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी और अनु और अर्जुन दोनों के हाथ को पकड़ी हुई थी। वो जिस तरह से कांपे जा रही थी, आसपास के लोग उसको देख देख करके हंस रहे थे, जिससे नायरा थोड़ा एम्बैरस होती है और अपने चेहरे को छुपाते हुए कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है ना सब लोग मुझे जोकर समझ रहे हैं, मैंने कहा था मुझे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती अनु उससे कहती है, अब आइंदा से इस तरह की बकवास नहीं करोगी तुम, वैसे भी तुम्हें इस जगह पर आने की आदत डालनी चाहिए, भाई का फेवरेट मॉल है ये। और वो लोग सेकेंड फ्लोर पर वो लोग बड़े से शॉप पर पहुंचे थे, जहां पर मेनली फीमेल के फंक्शन वाले ड्रेसेस थे, बहुत ही ज़्यादा महंगे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। नायरा तो बस उन सारे चकाचौंध को देखती रह जाती है और उसकी आंखें जो ये सब देख करके बहुत ही खुश हो रही थी। अनुज उसे कहती है, तुम एक काम करो, अपने लिए कपड़े डिसाइड करो, मैं अभी ढूंढती हूँ। हाँ। अर्जुन उसे अपने हाथ पकड़कर खींचकर थोड़ा साइड में ले आते हैं और तभी उसको अपने सामने रखे कुछ कपड़े को दिखाते हुए कहते हैं, आई थिंक वन पीस तुम पर सूट करेगा। इस बात को सुनते ही अनु अगल बगल देखते हुए कहती है, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, ऐसी बातें करते हैं आप, वो भी शादी से पहले, और मेरे साथ ना मेरी भाभी जी भी आई हैं और पता नहीं कब भाई भी टपकते ही होंगे। जैसे ही अभी अनु ने बोला था, पीछे से कोई उसके कंधे पर टैप करते हुए कहता है, आपने मुझे याद किया बहना। ये सुनते ही अनु एकदम से अपनी आंखें से कुटते हुए पीछे की तरफ मुड़ी थी और अर्जुन गुस्से में। वहीं अर्जुन की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या शॉपिंग हो रही इधर? और फिर अर्जुन जो एकदम से चिढ़ गए थे। वो जैसे अभी पीछे की तरफ मुड़ कर देखे थे तो यहाँ पर नायरा जो कि अपने लिए कुछ कपड़े डिसाइड कर रही थी, अपने लिए कर रही थी या बस वो कपड़ों को देख रही थी, ये पता नहीं। तभी अर्जुन जो अनु से कहते हैं, एक काम करो, हम सब चलते हैं, और अंश तू ना ज़रा उधर से आना। ये जैसे ही अनु ने सुना था, वो भी समझ गई थी कि आखिर अर्जुन का इशारा किस तरफ है। अंश को तो पता नहीं था कि यहाँ पर नायरा भी मौजूद है। वह इस बात पर वो अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहते हैं, मैं सिर्फ तुम लोग के साथ लंच करने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ, मुझे और भी बहुत काम है, और उधर से क्यों आऊँ मैं? अर्जुन जी कहते हैं, बात को समझना प्लीज़, उधर से आजा, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अर्श इस बात पर कहते हैं, तू अगर कुछ बोल रहा है तो ऑब्वियसली मैं वो नहीं करूँगा ना। लेकिन तभी अनु जी कहती है, भाई मेरे कहने पर प्लीज़ आप राउंड लगा करके उस तरफ से आइए ना, हम लोग भी लिफ्ट की तरफ ही जा रहे थे। आज इस बात पर थोड़ा सा हैरान तो हुए थे, लेकिन फिर वो अनु की बात सुनते हुए कहते हैं, ओके फाइन। वही नायरा जो इस वक्त हैंगर में लगे कुछ कपड़ों को बहुत ही ध्यान से देख रही थी और तभी उसमें से एक कपड़ा निकाल करके
वो पीछे की तरफ मुड़कर कहती है, ये कैसा है? मुझे लगता है तुम पर सूट करेगा। लेकिन उसके ठीक सामने इस वक्त अनु नहीं बल्कि अंश थे। नायरा ने गलती से ये थोड़ा एक्साइटेड होकर बोल दिया था, जिससे आसपास के लोगों ने भी ये बात सुन लिया था और सब लोग थोड़ा हंसने लगे थे। सामने अंश को देख करके वो इधर उधर अपनी नजरों को फेरने लगी थी और किसी को ढूंढने लगी थी। वहीं अंश जो जैसे उसको तुरंत पीछे मुड़ता हुआ देखते हैं, वो तुरंत ही उसके कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीछे मुड़कर नायरा जो कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो अनु को ढूंढ रही थी। वहीं अंश अब जाकर के समझे थे कि अनु और अर्जुन उसे जबरदस्ती इस तरफ से आने का इशारा क्यों कर रहे थे। नायरा जो तुरंत ही कपड़ों को रखते हुए कहती है, माफ कीजिएगा, हमें लगा था अनु होगी। अंश उसके हाथ में लिए कपड़े को देखकर कहते हैं, तुम उसे रख क्यों रही हो? लेना है तो ले लो, वैसे भी आसपास के कुछ लोग देख रहे हैं। खामखा तुमने मेरी इंसल्ट तो करा ही दिया, अब तुमने ये कपड़े रख दिए, इससे मेरी और इंसल्ट हो रही है, ले लो उसे। नायरा जो कहती है, मेरे ऊपर इस तरह के कपड़े नहीं अच्छे लगते और मुझे तो इस तरह के कपड़े पहनने भी नहीं है। लेकिन अंश उसके हाथ में वो ज़बरदस्ती कपड़ा थमाते हुए कहते हैं, पहनना तो पड़ेगा, हाथ में लिया था ना तुमने, लो अब इसे। नायरा जो कहती है, ये क्या बदतमीजी है, ज़बरदस्ती है क्या? अंश उसके तरफ घूरते हुए कहते हैं, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? तुमने पता इतने सारे लोगों के सामने तुमने अभी क्या बोला है? कैसा लगेगा ये मेरे ऊपर? हाँ, मैं पहनूंगा इसे, मुजरा करवाओगे मुझसे ये सब पहना करके? नायरा जो हल्का सा पीछे होते हुए कहती है, जो इस वक्त आप कर रहे हैं ना, ये भी सब लोग नोटिस कर रहे हैं। आप इतना चिपक चिपक कर बात नहीं भी करेंगे तो भी मुझे सुनाई दे जाएगा, थोड़ा दूर रहिए। अंश हल्का सा पीछे होते हैं और नायरा से कहते हैं, तुम अब ये कपड़ा लोगी? वहीं नायरा इस बात पर कहती है, अरे क्यों लूँ मैं ये कपड़ा? ये एक तो नीला कपड़ा है, मुझे इसका कलर भी पसंद नहीं है। हमने तो बस सोचा कि अनु के ऊपर अच्छा लगेगा तो उसके लिए, और कल हल्दी है, हल्दी में पीला कपड़ा पहनना होता है, ये हरा नीला नहीं। अंश ये सुन करके साइड के एक लाइन में देखते हैं जहाँ पर पूरे कपड़े जो कि येलो कलर में थे, कुछ उसमें से साड़ियाँ थी, कुछ गाउन्स, तो कुछ वहाँ पर सूट। ये देख कर अंश हल्का सा मुस्कुराते हैं और ज़बरदस्ती नायरा का हाथ पकड़ते हुए उसी लाइन की तरफ ले आते हुए कहते हैं, इसमें से कोई एक कपड़ा डिसाइड करो। नायरा जो अभी अंश की तरफ मुड़ कर कहती, मुझे नहीं चाहिए पर, लेकिन तब तक अंश ने उसके मुंह पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहा, 5 सेकंड है तुम्हारे पास, काउंटडाउन में सिर्फ 5 तक ही करूँगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाती हो तो ये जितने भी कपड़े रखे यहाँ पर पूरे लाइन से, मैं सब का सब खरीद लूँगा और इसकी जिम्मेदार तुम होगी। नायरा जो हल्का से डरते हुए कहती है, सारे कपड़े मैं क्या करूँगी इतने सारे कपड़े लेकर? अब सोच लो, तुम्हें डिसाइड करना है कोई एक कपड़ा, और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं अपने वादे का बहुत पक्का हूँ, मैं वाकई सारा कपड़ा खरीद लूँगा और उसके बाद सबको बताऊँगा कि तुमने कितना खर्चा करवाया मेरा। नायरा जो कहती है, इससे तो सब लोग मुझे लालची समझेंगे। आज इस बात पर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली, एंड नाउ द काउंटडाउन स्टार्ट्स। 5, 4। नायरा अपने सर को बार बार नाम हिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई कपड़ा नहीं चाहिए, आप समझ क्यों नहीं रहे? लेकिन अंश कहाँ रुकने वाले थे, वो काउंट डाउन करते हुए कहते हैं, 2 and 1। जैसे उन्होंने 1 बोला था, नायरा बस यूं ही एक कपड़ा निकालते हुए कहती है, ये ठीक है, मैंने कर लिया। लेकिन जैसे अंश ने उस कपड़े को देखा था, वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, आर यू श्योर तुम्हें ये पहनना है? नायरा को जो कपड़ा इस वक्त सामने से दिख रहा था वो एक साड़ी थी, जिसे देखकर अपने सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ प्यारा तो है। लेकिन नायरा ये बात समझ नहीं पाई थी। अंश जैसे उसे पीछे मुड़कर दिखाते हैं तो वो कपड़ा साड़ी नहीं बल्कि लहंगा था, और ऊपर से बस उस पर दुपट्टा लगा हुआ था। जो उसका ब्लाउज था वो पूरी तरह से बैकलेस था, जिसे देखकर अंश उस ब्लाउज के नॉट को हल्का सा अपने हाथों से टच करते हुए कहते हैं, दैट्स सुपर, तो मतलब तुम्हारा पूरा ब्लाउज एक नॉट पर टिका रहेगा? नायरा से घबराते हुए कहती है, हाँ नहीं, इसमें तो पीछे कोई कपड़ा ही नहीं है, ये नहीं चाहिए मुझे, रुक एक मिनट, दूसरा। लेकिन तब तक अंश उसका हाथ रोकते हुए कहते हैं, नहीं, अब तुम कोई और कपड़ा नहीं खरीद सकती हो, यही था तुम्हारा डिसीजन, तो फिर ठीक है, यही खरीदते हैं। नायरा अभी कपड़े को चेंज कर पाती उससे पहले अंश उसको ज़बरदस्ती काउंटर पर ले आकर के खड़ा कर दिए थे और उस शॉपकीपर की तरफ देखते हुए कहते हैं, पैक करो सर। नायरा मुंह बनाते हुए अंश की तरफ देख ही रही थी, लेकिन तभी अंश ने उसकी कलाई को जोर से दबा दिया था ताकि वो यहाँ पर कुछ भी तमाशा ना क्रिएट करे।
सर इसके साथ कोई एक्सेसरीज अगर लेनी हो तो। जैसे नायरा भी अपने चेहरे को ना मिलाती, अंश उसकी मुंडी को पीछे से पकड़कर जबरदस्ती हाँ मिलाते हुए कहते हैं, एक्सेसरीज के बिना कपड़ों में जान नहीं रहती है। या शो सम लेटेस्ट मॉडल। जो कपड़ा आपने चूज किया है उसके साथ अगर आप सिल्वर बैंगल्स और डायमंड के इयररिंग्स कैरी करोगे तो काफ़ी सूट करेगा, और साथ में आप अपने बाल का बन या फिर खुला रखोगे तो बेटर है। नायरा, जो कि बस उस क्रू की बात चुपचाप सुने जा रही थी, उसका कोई भी जवाब नहीं देती, बस रह रह करके अपने सिर को हाँ मिला दे रही थी। उसके सामने बड़ी बड़ी इयररिंग्स रख दी गई थी, जिसे चूज करने के लिए अंश उससे कहते तो हैं, लेकिन वो खुद ही उसके लिए इयररिंग डिसाइड करते हुए कहते हैं, वैसे भी तुम्हारा चेहरा बहुत छोटा है, कम का बड़ी इयररिंग लगा करके तुम बेवकूफ़ लगोगी। आई थिंक दिस वुड लुक परफेक्ट ऑन यू। और ये बोलते हुए वो खुद ही नायरा के बालों को पीछे करते हुए उसके कानों के पास इयररिंग लगा रहे थे। ये सब देखते हुए नायरा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही थी, और उसके साथ ही न जाने क्यों अंश की हरकतें उसे अच्छी लग रही थी। और कभी इस तरह की उम्मीद ही नहीं की थी कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा शख्स आएगा जो उसे इस तरह से ट्रीट करेगा। हाँ, शायद दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, मगर कम से कम अंश ने इतना कहकर ही उसे काफ़ी खुश कर दिया था। वह हल्का भी मुस्कुराई रही थी कि तभी अंश उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहते हैं, अगर मुझे देखना हो गया तो चले। नायरा हैरान होते हुए कहती है, हाँ वो कान का झुमका। अंश उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, दैट्स इयररिंग, डोंट कॉल सच अ स्टूपिड थिंग्स। अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सही करो और थोड़ा क्लासी बनाओ। अंश मल्होत्रा के साथ रहती हो तुम। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, और सुनते रहिए शादी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।